my dear students, I am giving you all to जैन रोजगार क्लासेज। तो आज मैं आप सारे बच्चों को बताने जा रहा हूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है, टाइम एंड टेंस, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और आप सारे बच्चों को पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक जो है काफ़ी मायना रखता है, और इस टॉपिक को लेकर के मैं आपको सारी चीज़ों पे चर्चा करूंगा जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो है मैं इसको तैयार किया हूं, और आप सारे बच्चे इसके माध्यम से लाभान्वित हों। आप जानते हो कि टाइम एंड टेंस के स्टडी के बगैर हम एसएससी एग्जामिनेशन का खास करके नींव नहीं रख सकते इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर माना जाए कि आधारशिला कुछ है तो खास करके आपका टाइम एंड टेंस है, क्योंकि टाइम एंड टेंस से ही हम किसी कार्य के समय का वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सापेक्षिक समय होता है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है। तो हम समय के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई घटना कब घटी या कब घटेगी, या वर्तमान समय से पहले वो कब घटा या वर्तमान समय के बाद कब घटेगा, तो इस जानकारी के लिए हमें टाइम एंड टेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसमें जो शब्द आते हैं टाइम और टेंस, दो शब्द आते हैं, तो टाइम और टेंस दोनों को अलग अलग तरीके से हमें क्लियर करना है। मैं बताऊं कि टाइम का कोई भी संबंध हमारे ग्रामर से नहीं है। ठीक है, याद रखना, टाइम का कोई भी संबंध ग्रामर से नहीं है, लेकिन टाइम के बगैर हम टेंस का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसका विशेष कारण है कि वर्ब, खास करके कोई भी क्रिया का संपादन होने के लिए समय का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब कोई भी क्रिया संपादित होता है तो उसमें जो खास करके संलग्नता होती है ना, वो समय की होती है। तो जब समय और क्रिया दोनों में समन्वय स्थापित होता है तब जाके किसी भी क्रिया के संपादन का भाव पता चलता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, और इसको जो है विस्तार से हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले से तैयार हैं इस विषय के लिए, तो आप स्क्रीन पे देखें, टाइम एंड टेंस की बात शुरू हो रही है। ठीक है, तो टाइम की बात करते हैं तो खास करके ये टाइम एक वर्ड है ना। टाइम क्या है? सिर्फ एक शब्द है ना, और एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक सिद्धांत है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना, जो सर्वमान्य है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? वैसा सिद्धांत जो सर्वमान्य है, और इस सर्वमान्य सिद्धांत जो है समय की व्याख्या करता है, और समय को खास करके तीन जो है भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। लेकिन जब एक क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो इसी के साथ साथ तीन प्रकार के टेंस की उत्पत्ति हो जाती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ देखेंगे टेंस की बात, द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का स्वरूप क्या करता है? इंडिकेट्स द टाइम। तो क्रिया भी समय बताता है, लेकिन क्रिया के माध्यम से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, लेकिन एग्जैक्ट उसका टाइम पता नहीं चलता है। कोई पास्ट में हुआ, कोई फ्यूचर में होगा, ये पता क्रिया के माध्यम से चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए हमको टाइम इंडिकेटर होता है, और उस टाइम इंडिकेटर के जरिए हम जान पाते हैं कि उस कार्य का वास्तविक समय क्या था। ठीक है, तो यहां आपने देखा, कहता है क्रिया क्या करता है? इंडिकेट्स टाइम एट विच एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग अकर्स। तो स्टेट ऑफ एक्शन है, ध्यान देना, दो बातें हो रही है। एक बातें हो रही है स्टेट ऑफ एक्शन का, किसका हो रहा है बोलो? स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन का बात हो रहा है, और एक हो रहा है स्टेट ऑफ बीइंग्स का बात हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। ये दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टेट को हम और स्टेट ऑफ बीइंग को दोनों को नहीं समझेंगे तो हमारा प्रारंभिक अध्ययन ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, स्टेट क्या होता है? खास करके जो कार्य संपादित हो जाता है वो स्टेट ऑफ एक्शन को दर्शाता है। स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाता है किस चीज को? जो कार्य होने वाला है, जो कार्य का अस्तित्व को बताता है। अब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, किसी ने किसी को डांटा या थप्पड़ मारा, वहां कार्य का संपादन है,
लेकिन कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार उसका शरीर की अवस्था को, बीमारी उसकी अवस्था को दर्शाता है, लेकिन अवस्था भी क्या है? ऑकुरेंस है, बीमार पड़ने का ऑकुरेंस है। ये भी उसके एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, किस अवस्था में वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। ही इज इल, इज से पता चल गया हमें वर्तमान समय का, लेकिन यहां पे एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। स्लैपिंग में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसी व्यक्ति पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन एग्जिस्टेंस में प्रभाव ग्रस्त होता है। प्रभाव पड़ता नहीं, प्रभाव ग्रस्त होता है। जैसे कोई मेंटली एबनॉर्मल है, मान लो ही इज एबनॉर्मल, जैसे अभी ट्रंप ले लो, है ना, ही इज एबनॉर्मल राइट नाउ ड्यू टू ट्रैफिक, है ना, वार जो है स्टार्ट कर रखा है, टैरिफ वार स्टार्ट कर रखा है। तो टैरिफ वार के कारण जो है उसकी स्थितियां मानसिक जो है बिगड़ी हुई है, तो ये उसका अवस्था है। आई बात समझ में? तो मैंने दो बातें कहा, एक कहा स्टेट ऑफ एक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ बीइंग। और ये दोनों बातें जो है हर एक टेंस में होता है, ध्यान रखना है, हर एक टेंस में होता है, चाहे माध्यम उसका क्रिया का जो भी रहा हो, ठीक है। कहता है कर्स और एग्जिस्टेड, तो समझ में आया ना कि टेंस जो है टाइम इंडिकेट करने के साथ साथ क्या करता है भाई, ये स्टेट ऑफ एक्शन की भी चर्चा करता है, स्टेट ऑफ बीइंग की भी बात करता है। अब है कि टेंस डायरेक्टली किस चीज से संबंध रखता है? टेंस डायरेक्टली संबंध रखता है आपका समय से, है ना। डायरेक्टली संबंध किस चीज से होता है? समय से, ठीक है। तो अब है कि टेंस पढ़ते किस लिए हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग टेंस? तो भाई सबसे पहले कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो है मेजरमेंट किस चीज का होता है जानते हैं? समय का। हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, उसमें क्रोनोलॉजी होती है ना, एक श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है हर एक इंसिडेंस को, है ना, और उसमें टाइम होना क्या है बोलो? जरूरी है। आज आपका बर्थडे पूछा जाता है, बताओ, जन्म का तारीख पूछा जाता है, क्या टाइम इन्वॉल्व है या नहीं है? लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए अगर तुम किसी वाक्य का प्रयोग करोगे ग्रामर के अंतर्गत, तो आपको टाइम एंड टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अरे भाई आप घर में सिंपली पहुंचते हैं, आपसे कोई पूछ देता है कि आप कितने बजे आए हो भाई, है ना, तो भाई इससे मुक्त आप नहीं हो। 24 घंटा जितना देर आप सांस से लेते हो छोड़ते हो, 24 आवर्स यू आर सराउंडेड विथ द इंसिडेंसेज, और ऑल दोज इंसिडेंसेज आर रिलेटेड टू टाइम, और टाइम वहां इन्वॉल्व होकर के ही आपका क्या करता है? टेंस बनाता है। तो इसके बगैर आपकी जीवन की क्रिया चल नहीं सकती है। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नहीं कि सिर्फ एग्जाम में पूछता है, आपको 2 लाइन बोलने के लिए, 2 लाइन शुद्ध लिखने के लिए भी जरूरी है। कुछ से कुछ आप बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? मिस इंटरप्रिटेशन होगा। क्या होगा? यू विल मिसलीड समवन, ठीक है। यहां तक कि ग्रामीण व्यवस्था में भी आपको जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा इफ यू आर स्पीकिंग इनकरेक्टली। फर्दर आप आओ, बात करते हैं कि अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। क्या समझने में मदद करता है कि कोई काम कब संपादित होता है, लेकिन किसके सापेक्ष में समझते हैं? टाइम ऑफ स्पीकिंग, समय का मेजरमेंट, कार्य का मेजरमेंट। हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, यही सापेक्षिक गति है, यही सापेक्षिकता है, रिलेटिविटी है। इसी के सापेक्ष में पास्ट देखते हैं, इसी के सापेक्ष में फ्यूचर देखते हैं। याद रखना, डिवीजन यही हो जाता है। और तुम पढ़े भी होगे कहावत ना, प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, पास्ट इज पास्ट एंड फ्यूचर इज इन डार्क। बहुत सारे जगह पे टेंस पढ़ा, बहुत सारे लोगों से टेंस पढ़े, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक उपयोगिता टेंस की हमको समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच पूरा नील रहा, है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच, कंसेप्चुअल नॉलेज जो है नहीं था, स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट V1 V5 है ना, V2 इस तरीके से बता दिया जाता था। लेकिन आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए 100% कंसेप्चुअल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिटरेचर में आपके वर्ड्स हैं और वर्ड्स के साथ यहाँ पे ग्रामेटिकल जो है विभिन्न है। ग्रामर एंड वोकैब and meaning and sense and logic, all these things have been woven in logical manner। कैसे बोलो?
तर्कगत तरीके से, और फ्रॉम दैट लॉजिक यू हैव टू फाइंड आउट द रियल टाइम ऑफ ऑकरेंस। तो ये आसान काम नहीं होता है, सोचने में तो लगता है कि बड़ा आसान होता है, लेकिन होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि टाइम के कारण ही हम क्या करते हैं, टेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब वर्ब को जब इससे कोरिलेट कर दोगे तो प्रेजेंट टेंस बन जाती है, पास्ट टेंस बन जाती है, फ्यूचर टेंस बन जाती है। तो प्रेजेंट टेंस करता क्या, बोलो, इंडिकेट्स एन एक्शन, अ स्टेट हैपनिंग नाउ और हैबिचुअली। कोई आदतन कोई काम होता है या कोई अभी कार्य होता है संपादित, या स्टेट ऑफ एक्शन की बात है, कोई एक्शन अभी, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं आपको इंग्लिश, राइट नाउ आई टीच यू इंग्लिश, ये क्या है, बोलो, प्रेजेंट एक्शन है ना, ये हैबिचुअल नहीं है। बट समबडी टेल्स ए लाई, कोई व्यक्ति से जब बात करो झूठी बोलता है, वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो भाई सिंपल प्रेजेंट की बात नहीं, प्रेजेंट है कि कोई काम अभी हो रहा है, उसकी भी व्याख्या करेगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश से वर्तमान का है, प्रेजेंट टेंस में आएगा। कोई सतत काम करते आ रहा है, उसकी भी बात होगी प्रेजेंट टेंस में, जो अभी तक के करते आ ही रहा है। somebody has been doing the work since he came in this world, है ना, जैसे ब्रीदिंग, जब से मैं इस संसार में आ रहा हूं वो ब्रीदिंग का काम चलता आ रहा है, समाप्त हो गया तो समझो हम समाप्त हो गए क्या, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग का काम जो है कंटिन्यूसली होते आ रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए जो टेंस की जरूरत पड़ेगी वो टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। बाद में व्याख्या करेंगे कि किस टेंस के अंतर्गत आएगा, है ना, धीरे धीरे जो है समझेंगे बातों को। नेक्स्ट बात आती है पास्ट का। तो पास्ट में 2 बातें होती है, पास्ट का घटना का जानकारी माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो वर्ब के नेचर से भी पता चलता है, दूसरा टाइम इंडिकेटर से भी पता चलता है। वर्ब का नेचर ध्यान रखना, वर्ब भी बोलता है कि हम पास्ट में हैं, जैसे यहाँ क्या लगा हुआ है देख लो, रिज्ड है, क्या बोलो, रिज्ड। रिज्ड कौन सा रूप है क्रिया का, बोलो, बोलिए आप, कौन सा रूप है, V2 फॉर्म। कौन सा, V2। V2 का मतलब पास्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ठीक है। रिच क्या है, बोलो, V1 फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का मौलिक रूप है। और ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल, क्या होता है, और हमेशा प्रेजेंट में। ध्यान देना, 2 बातें मैं बोल रहा हूं, क्रिया का मौलिक रूप हमेशा प्रेजेंट में होता है और हमेशा प्लूरल होता है। पीपी, मैं 2 बात कर रहा हूं, प्रेजेंट एंड प्लूरल। क्रिया का मौलिक रूप V1 क्या, बोलो, प्रेजेंट एंड प्लूरल। और V2 जब हो जाता है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की बातें समाप्त हो जाती है, सिर्फ पास्ट को इंडिकेट करता है, लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं बता रहा, पास्ट में कभी हुआ होगा, है ना, एट एनी टाइम इन द पास्ट एक्शन में टेक प्लेस। लेकिन अगर लगा दिया गया इसमें टाइम इंडिकेटर, क्या लगा दिया गया, टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर क्या है, बोलो, यस्टरडे। मतलब इससे सुनिश्चित समय का बोध हो गया कि ये जो घटना घटी, कब घटी, कल घटी, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, आराध्या रिच्ड पटना यस्टरडे, क्लियर हो गया ना, पहुंचने का टाइम। आराध्या कब पटना पहुंची, व्हेन डिड आराध्या रीच पटना, यस्टरडे, क्लियर। तो भाई टाइम इंडिकेटर जो होता है, टाइम इंडिकेटर से हमें सर्टेन टाइम की जानकारी मिलती है, लेकिन क्रिया से हमें सही समय की जानकारी, समय की जानकारी मिलती है, पॉइंट ऑफ टाइम की जानकारी नहीं मिलती है, पीरियड ऑफ टाइम की जानकारी नहीं मिलती है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम डालने के लिए जो है आपको टाइम इंडिकेटर लेना होगा, और इस टाइम इंडिकेटर को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, बोलो, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि हम टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सिर्फ वर्ब ऑफ टाइम से काम चल जाता है। जब हम टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें मुझे सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, इसमें वर्ब के सारे रूपों की जरूरत पड़ती है। सारे रूप, मैं क्या कर रहा हूं, वर्ब के सारे रूपों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय मतलब एडवर्ब की भी जरूरत पड़ती है, और क्रिया का प्रभाव दर्शाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो भाई ये बात है कि टेंस पढ़ने का मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से ओनली अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब और अबाउट टाइम एंड वर्ब, है ना। इट मीन्स यू आर टॉकिंग इन ब्रॉड मैनर अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, बहुत सारी चीज़ों की आप बात कर रहे हो। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमें अपना बना के रखना होता है ताकि तथ्यों को हम सही तरीके से समझ पाएं। ओके, proceed to another point. Future tense indicates an action, a state
दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर देख लो, यहां शैल का प्रयोग किया गया है, तो शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बिल क्या है? बोलो, हेल्पिंग वर्ब। और शैल बिल से ही पता चल जाता है कि ये बात कहां का कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में कब? फ्यूचर तो पता चला, कौन सा तारीख, कौन सा दिन, कौन सा समय, ये अगर पता करना होगा तो आपको टाइम इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। अब वो टाइम इंडिकेटर क्या डाला है? बोलो, नेक्स्ट इवनिंग या टुमारो। तो टुमारो रेफर्स टू, बोलो, फ्यूचर। नेक्स्ट जब भी लग जाए तो किसको रेफर करेगा? फ्यूचर। लास्ट लग जाए या प्रीवियस लग जाए तो किसको रेफर करेगा? पास्ट। क्लियर? तो यहां क्या कर रहा है? आई शैल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। कब? अगले दिन। कब? अगले दिन। समझ में आ रही है बात ना? तो यहां पे सब्जेक्ट भी चाहिए, यहां पर उसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, क्योंकि टेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का भी योगदान होता है और मौलिक वर्ब का भी योगदान होता है, क्योंकि दोनों फॉर्म का जो है टेंस चेंज होता है, याद रखना है ना। शैल का भी टेंस चेंज होता है। शैल का क्या होता है? पास्ट फॉर्म शुड। और बिल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। इसके भी टेंस चेंज करते हैं। इज का भी टेंस चेंज करता है। इज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज। चलो, आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वर। हैव का क्या होता है? पास्ट फॉर्म हैड। तो ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के टेंस चेंज नहीं करते, इनके भी टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन बात है कि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो किस प्रकार का वर्ब लेंगे, पास्ट की बात करेंगे तो किस प्रकार का वर्ब लेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो किस प्रकार। तो ये सारे डिफरेंसेज को अलग अलग समझने के लिए हम सारे हेल्पिंग वर्ब के नेचर को समझते हैं और उसका प्रयोग करते हुए हम टेंस का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि वर्ब के अन्य स्वरूप भी V1 को छोड़ दो, V2, V3, V4, V5, तो इसके अलावा आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, वो भी आपको टेंस निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर? तो वर्ब के सारे स्वरूप का अध्ययन करना है, तभी जाकर के हम क्या करेंगे? टेंस को समझ पाएंगे। ओके, अब है कि काइंड्स ऑफ टेंस की बात करते हो तो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, सारे टेंस को 4 भागों में बांटा गया है ना। ऑल टेंसेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू, बोलो, 4 पार्ट्स। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस भी इसी तरीके से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किए गए। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी जो है 4 पार्ट्स में क्या किए गए? डिवाइड किए गए। ओके, अब हम थोड़ा विस्तार से समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात समझने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब हम समझेंगे कि कोई भी क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो मैं जब भी क्रिया का V1 फॉर्म या V5 फॉर्म या वर्ब टू बी का इज एम आर या वर्ब टू हैव का हैव हैज या वर्ब टू डू का डू डज अगर वाक्य में मौजूद होता है तो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। कहां होता है? सिंपल। मैं कितना बात किया? वर्ब का मैं 4 स्वरूप का चर्चा किया हूं, V1 और V5 क्रिया का मौलिक रूप का। दूसरा मैंने बात किया V5 जो क्रिया का सिंगुलर स्वरूप है। मैंने तीसरा बात किया इज एम आर जो वर्ब टू बी का पार्ट है। मैंने डू डज का बात किया जो वर्ब टू डू का पार्ट है। और हैव हैज का बात किया जो आपका वर्ब टू हैव का पार्ट है। तो सोच लो कि ये चारों जो प्रकार के वर्ब हैं अगर इसकी उपस्थिति वाक्य में होती है तो ये सिंपल पर। लेकिन यहां पर लेकिन है, लेकिन को समझने के लिए हमको एक एक करके अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू क्लियरिफाई ऑल दी सेगमेंट सेपरेटली, है ना। हम एक साथ कंबाइंड रूप में अगर इसको देखेंगे तो वी शैल गेट कंफ्यूज्ड, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया का V1 और V5 फॉर्म को देखेंगे जिसको स्टेट ऑफ एक्शन के जरिए चलेंगे। तो स्टेट ऑफ एक्शन की बात करते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन के स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें क्या है? देखो V1 और V5 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात की गई है। तो ऑब्जेक्ट तो तभी हम रखते हैं जब ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्या बोलो? तो V1 या V5 अगर ट्रांजिटिव होगा तो हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? और अगर जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, इनट्रांजिटिव होगा, ठीक है,
तब वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब यहां पे देख लो, अमर लिव्स इन पटना। अब तुमसे पूछ दें कि बताओ यहां लिव्स जो है कौन सा वर्ब है? टेंस तो पता चल गया, क्योंकि अमर क्या है बोलो? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या लिया मैंने? सिंगुलर वर्ब लिया, लिव्स, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया प्रीपोजिशन इन। क्या लिया? प्रीपोजिशन इन। ध्यान से देखो, इन डायरेक्ट यहां इंडिया ने लिखा है मैंने, ठीक है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। और इंडिया जो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? इन का ऑब्जेक्ट है। मतलब लिव्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं। यहां लिव्स क्या है बोलो? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या बोलो? अमर भारत में रहता है। इसमें लिव्स क्या है बोलो? इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है आपका वी लव म्यूजिक। देखो, लव के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया, सीधे सीधे यहां पे म्यूजिक नाउन का प्रयोग किया गया है ना। तो हम लोग प्यार करते हैं, किस चीज से प्यार करते हैं? संगीत से, ठीक है। यहां जो है वी क्या है बोलो? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल के साथ क्या लिया? लव। सिंगुलर के साथ क्या लिया? लिव्स। तो यहां लव क्या है बोलो? V1। लिव्स क्या है बोलो? V5। दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा है। पहला का वर्ब इंट्रांजिटिव है। पहला का वर्ब क्या बोलो? इंट्रांजिटिव है। और लव क्या बोलो? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। लिव्स इंट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो पूछो इंडिया क्या है सर? इंडिया ऑब्जेक्ट है, लिव्स का नहीं, इनका। किसका है? इनका। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट हम दो ही तरीके से प्राप्त करते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तब ऑब्जेक्ट मिलता है। दूसरा है प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है और प्रोनाउन आता है तब हमें ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट प्राप्त करने का ही दो मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जिस तरीके से सब्जेक्ट प्राप्त करने का दो ही आधार है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है बोलो? या तो नाउन या कौन? प्रोनाउन। या नाउन के जैसा व्यवहार करने वाला कोई शब्द हो तो नाउन के जैसा व्यवहार करने का मतलब क्या? वो नाउन ही होगा, नाउन के जैसा लक्षण होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसकी विलक्षणताएं होंगी, उनके सारे बिहेवियर किसके जैसे होंगे? नाउन के जैसे होंगे। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों चीज जो प्राप्त करते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से। क्लियर? ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी चर्चा आप जहां भी प्रीपोजिशन पढ़ोगे, वर्ब पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे, हर जगह इस शब्द मौजूद होंगे। आप इससे मुक्त होकर के अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है स्टेट ऑफ बीइंग और स्टैटिक एग्जिस्टेंस का। किसका बोलो? स्टेट ऑफ बीइंग और स्टैटिक एग्जिस्टेंस। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुमसे तुम्हारे बाबूजी का नाम 5 बार पूछूं, कितना बार फादर का नाम चेंज कर पाएगा? मैं एक ही सवाल 5 बार पूछूंगा, व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट विल यू रिप्लाई? ABC जो भी नाम रहेगा आप वही बताओगे, हम कितना भी बार पूछ लें। तो अब इस पे सवाल पूछा एक बच्चा ने कि सर ये सवाल आपने क्यों किया, है ना, ये तो जो है रिपीटिशन, एक ही चीज को आप पूछ रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। मैंने कहा इरिटेट नहीं कर रहा हूं मैं, इससे तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि स्टैटिक का अर्थ क्या हुआ, जो कभी बदलता नहीं है। और तुमसे मैंने सवाल किया तुम्हारे बाबूजी का नाम पूछ करके, तो भाई तुम क्यों चिढ़ गए? क्योंकि तुम एक ही बात बता रहे थे और मैं एक ही सवाल पूछ रहा था। तो स्टैटिक का अर्थ होता है जो स्थिर हो, बदलता नहीं है। अब समझ में आ गया ना स्टैटिक एग्जिस्टेंस। तो बाबूजी का जो नाम एग्जिस्ट करता है वो तुम्हारा एक ही नाम बार बार एग्जिस्ट करेगा। चाहे इसके टेंस बताने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए हमें जिस टेंस की जरूरत होती है वो सिंपल प्रेजेंट, अर्थात सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से हम स्टैटिक एग्जिस्टेंस की चर्चा करते हैं। बात समझ में आया? माय फादर्स नेम इज अमर सिंह, माय फादर्स नेम इज, तो इज यहाँ जो प्रयोग हो रहा है, या एम का प्रयोग करते हो, माय नेम इज विनय कुमार, माय नेम इज विनय कुमार, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, तो भाई क्या बता रहे हो? ये आपका स्टैटिक एग्जिस्टेंस है। आप एक विद्यार्थी के रूप में एग्जिस्ट करते हो। कोई अमर के नाम से एग्जिस्ट करता है, कोई सुनील के नाम से एग्जिस्ट करता है।
अगर स्टैटिक नहीं होता एग्जिस्टेंस तो किसी का आधार कार्ड बनता? बताओ, नहीं बनता। तुम ही सोचो कि कुछ रूल्स जो होते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, और वहाँ पर जो है जो टेंस का प्रयोग करते हैं अस्थायी चीज़ों को बताने के लिए, वो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो स्टेट ऑफ बीइंग को समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बोलो? इसमें वर्ब टू बी की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब टू बी में क्या आ रहा है देखो, इज, एम, आर। अब इज एम आर के बाद वर्ब नहीं आ रहा है, ध्यान देना। इज एम आर के बाद नाउन फ्रेज का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आर के बाद V4 लोगे तो हमें प्रेजेंट से सीधे जंप कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, कहाँ कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ओवरलैपिंग से बचने के लिए मैंने क्या किया, नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया या एडजेक्टिव का। अब नाउन फ्रेज क्या होता है ना? तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे, नाउन फ्रेज सर क्या होता है, समझ तो नहीं पा रहे हैं। तो भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शो द बिहेवियर एज नाउन। मैं सीधे कह रहा हूं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं किसको, नाउन को। ठीक है, अब मान लो कि एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट बोला, किसी ने कहा ए गुड स्टूडेंट, किसी ने कहा ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो गुड भी उसमें लगाया, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। वेरी किसके लिए लगाया, गुड के लिए। दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब किसके लिए आ रहे, स्टूडेंट। तो ये पूरा मिलकर के आर्टिकल इस कहाँ रखा, और वेरी गुड स्टूडेंट, ये किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट को। तो सारी जो बातें हो रही है किसके संबंध में हो रही है, स्टूडेंट के संबंध में। तो यहाँ पर ये वेरी गुड स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। क्या हुआ, नाउन फ्रेज। क्लियर ना? तो अब है राम इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो राम को ये क्या कहा गया, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो किस रूप में एग्जिस्ट करता है, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये क्या हुआ, स्टैटिक एग्जिस्टेंस की बात हो गई। मोदी इज स्मार्ट, यहाँ क्या लिखा, ट्रम्प इज एबनॉर्मल। ट्रम्प क्या है, पागल है। तो किस अवस्था में हो बोलो, अवस्था बता रहा है ना उसका, मानसिक अवस्था, किस अवस्था में है, पागल है। दूसरा क्या कर रहा है, मोदी इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या है बोल, एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया, या तो एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज। तो यहाँ आपका स्मार्ट क्या है बोलो, एडजेक्टिव। एज वेल एज ब्रेव भी क्या है बोलो, एडजेक्टिव। ये दोनों जो है एडजेक्टिव क्या कर रहा है बताओ, विशेषता बतला रहा है सब्जेक्ट का। लेकिन दोनों विशेषता के साथ साथ जो है मोदी किस रूप में एग्जिस्ट करता है, स्मार्ट व्यक्ति के रूप में। मोदी किस रूप में एग्जिस्ट करता है, बहादुर व्यक्ति के रूप में। तो इसमें दोनों गुण मौजूद है, स्मार्ट भी है और क्या है बोलो, बहादुर है, जो तुम समझ ही रहे हो आज के तारीख में। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब है बी आर ब्रॉड माइंडेड पीपल। यहां पर देखो हम क्या दिखा रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड पीपल। पीपल क्या है बोलो, नाउन। ब्रॉड माइंडेड क्या है बोलो, एडजेक्टिव। ये हो गया नाउन फ्रेज। क्या हो गया, नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज जो है आप कहां रख रहे हो, आर के बाद। कहां रख रहे हो, तो आर के बाद V4 नहीं आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन फ्रेज। तो जब हम इज एम आर के बाद नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, या हम इसके बाद V4 फॉर्म छोड़ कर करके हम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडजेक्टिव। ठीक है, या एडजेक्टिव के साथ जो है कभी एडवर्ब आ जाए। ठीक है, तो ऐसे अवस्था में जो है स्टैटिक एग्जिस्टेंस की बात करता है। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, जय हिंद।